हेलो स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 18। इसमें हम आपको सीबीएसई बुक के कुछ क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। आपको ये क्वेश्चन देखने में थोड़े टफ से लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट produced 600 यूनिट इन अ थर्ड ईयर। एक टीवी का मैन्युफैक्चरर है ना, टीवी का मैन्युफैक्चरर, उसने 600 यूनिट थर्ड ईयर तीसरे वर्ष में, उसने तीसरे वर्ष में 600 यूनिट टीवी सेट बनाए एंड 700 यूनिट इन सेवेंथ ईयर। और सातवें वर्ष उसने 700 यूनिट टीवी सेट बनाए। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज्ड यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। देखिए, आपको ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कि बोला, आपको केवल एक लाइन इसमें आपको ये बता रही है कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। क्या? assuming that the production increase uniformly by a fixed number every year। आप उसने लिखा है कि प्रोडक्शन हर साल एक निश्चित मात्रा में प्रोडक्शन बढ़ता रहता है। जैसे पहले फर्स्ट ईयर मान लीजिए अगर 100 है तो सेकेंड ईयर 150 हो जाएगा, थर्ड ईयर 200 हो जाएगा, फोर्थ ईयर 250, इस टाइप से यूनिफॉर्मली का अर्थ समझ रहे हैं ना। यही तो बता रहा कि हम एपी पढ़ा रहे हैं। इसी लाइन से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया? एक टीवी मैन्युफैक्चरर है, वो तीसरे वर्ष में 600 यूनिट टीवी सेट बनाता है एंड 700 यूनिट इन सेवेंथ ईयर। सातवें वर्ष में वह 700 यूनिट टीवी सेट बनाता है। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। आपको पूरा क्वेश्चन इसी लाइन से संबंधित है कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, जो प्रोडक्शन है वो एक निश्चित नंबर से बढ़ता है, निश्चित नंबर से प्रोडक्शन बढ़ रहा। देखिए अब ये लिखा है, एज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। हर साल हमने बोला, एग्जाम्पल दिया ना हमने आपको कि यदि फर्स्ट ईयर में 100 तो सेकेंड ईयर में 150, थर्ड ईयर में 200, फोर्थ ईयर में 250। यूनिफॉर्मली का समझ रहे ना। वही बता रहा कि ये फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा, इन द 10th ईयर 10वें वर्ष कितना प्रोडक्शन हुआ, इन 7 ईयर्स में कितना हुआ, ठीक है ना। तो हमने स्टार्ट यहाँ से करेंगे, सिंस द प्रोडक्शन, यहाँ से स्टार्ट करें, सिंस द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्म बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। ये आप लिख देंगे, सिंस आंसर दे रहे हैं, स्टार्ट हो गया, सिंस द प्रोडक्शन, आपको ये पूरा उतार देना है, सिंस द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। आपको ये पूरा उतार देना है। यही तो क्वेश्चन बता रहा कि चूंकि प्रोडक्शन है ना, वो एवरी ईयर एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा, अर्थात हम एपी है, ये एपी, यही हम इसमें लिखेंगे। क्या लिख दिया हमने अभी तक? यहाँ क्या लिख दिया? सिंस द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, दस देयरफॉर। इसके बाद क्या लिखेंगे हम? इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर द sequence
formed by the formed by the production formed by the production in different year in different is an AP। ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। क्या लिखा हमने? Since the production increases uniformly by a fixed number every year, क्योंकि प्रोडक्शन प्रत्येक वर्ष एक निश्चित नंबर में बढ़ रहा, प्रोडक्शन एक निश्चित नंबर में बढ़ रहा है एवरी ईयर, इसलिए आपने लिखा therefore the sequence formed by the production in different years is an AP। आपको ये लिखना पड़ेगा, चाहे आप हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, लेकिन आपको ये लिखना जरूर पड़ेगा। क्या लिखेंगे कि चूंकि प्रोडक्शन प्रत्येक वर्ष एक निश्चित नंबर में बढ़ रहा, यदि पहले वर्ष 5 है, अगले वर्ष 7 हो गया, फिर अगले वर्ष 9 हो गया, फिर अगले वर्ष, समझ में है ना? तो प्रोडक्शन एक निश्चित नंबर से बढ़ रहा है हर ईयर में। तो अपन लोग क्या हुआ, देयरफॉर द सीक्वेंस फॉर्म बाय द प्रोडक्शन, तो जो आपको प्रोडक्शन की आपको सीक्वेंस मिल रही है इन डिफरेंट ईयर, हर प्रत्येक वर्ष में, भिन्न भिन्न वर्षों में, इज एन AP, वो एक AP है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। इसके बाद अब हमने मान लिया, यहाँ पे मान लेंगे लेट फर्स्ट टर्म A be the first term of AP and D be the common difference। A be the first term, आप समझ रहे ना, A be the first term and D be the common difference। आप ये समझ रहे ना, A क्या है? A फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, और D क्या है? कॉमन डिफरेंस, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कितना उसका प्रोडक्शन बढ़ा। समझ में आया ना? A क्या है? उसने कहा A be the फर्स्ट टर्म एंड D be the कॉमन डिफरेंस। हमने ये मान लिया, लेट A be the फर्स्ट टर्म एंड D be the कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। हम क्या करेंगे, इफ आपको समझाने के लिए हम बोल रहे, इफ A be the फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जानते हो ना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का मतलब है कि प्रोडक्शन इन 1 ईयर, फर्स्ट ईयर, कि फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, वही तो उसने पूछा है। क्या पूछा उसने? फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, अर्थात आपको A फाइंड करना है। A क्या है? प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। और आप आइए, और D क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये है, कॉमन डिफरेंस है कि फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में कितना इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन, आपको ये D कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट ईयर में मान लो 5 था, सेकंड ईयर में 7 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? फर्स्ट ईयर में 5 टीवी सेट बने, सेकंड ईयर में 7 बने, तो बताइए कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? 2। यानी इसका मतलब है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के टीवी सेट का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। लेकिन हमने क्या लिखा, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ करने का कुछ नहीं है, क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, क्वेश्चन तो आपको ही करना है। क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 यूनिट इन थर्ड ईयर। उसने तीसरे वर्ष में 600 यूनिट, थर्ड ईयर में उसने 600 यूनिट टीवी सेट बनाए। ठीक है, इसका मतलब है A6 गिवन A6 इक्वल टू A3 इक्वल टू 600। A3 इक्वल टू 600। A3 का फॉर्मूला लगा दीजिए, A + 2D इक्वल टू 600। हमने बोला ना क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक टीवी का जो प्रोडक्शन है
वो थर्ड ईयर में तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाए उसने, 600। इसका मतलब है थर्ड टर्म 600 है। और क्या दिया उसने, एंड 700 यूनिट इन सेवेंथ ईयर। और आपको क्या दिया, एंड A7 इक्वल टू 700, यानी A + 6D इक्वल टू 700, इक्वेशन 1 आ जाएगा। अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि जो आपने उसमें लिखा है कि थर्ड ईयर में उसने 600 यूनिट टीवी सेट बनाए और सेवेंथ ईयर में उसने 7वें वर्ष उसने 700 यूनिट टीवी सेट का प्रोडक्शन किया। यानी आपको दिया है, आपने ये पहले आप ये बोल चुके हैं, सिंस द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। आप ये बोल चुके हैं कि चूंकि ये प्रोडक्शन है इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, देयरफॉर द सीक्वेंस formed by the production in different years is an AP। आप ये पहले बोल चुके हैं कि जो प्रोडक्शन हो रहा है डिफरेंट ईयर में, जो डिफरेंट ईयर में जो प्रोडक्शन हो रहा है और उनसे जो सीक्वेंस बन रही है, यानी फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, सेकंड ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, थर्ड ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, इससे जो सीक्वेंस बनेगी वो इज एन एपी। ये आप पहले लिख चुके हैं। आप क्वेश्चन नहीं करना है मैंने, हमें क्वेश्चन समझाना है। हमें सबसे पहले ये बताना कि ये एपी है। एपी कहाँ लिखा उसने, एपी है उसने लिखा है सिंस द प्रोडक्ट। आप लिखेंगे जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिंस द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाई अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, देयरफॉर द सीक्वेंस formed by the production in different year is an AP। तो आप बोलेंगे जो सीक्वेंस है, therefore the sequence formed by the sequence कैसे बनी है, प्रोडक्शन इन डिफरेंट ईयर। पहले वर्ष में कितनी प्रोडक्शन हुआ, दूसरे वर्ष में कितना प्रोडक्शन हुआ, तीसरे वर्ष में कितना हुआ, देखिए तीसरे वर्ष में 600 हुआ, चौथे वर्ष में कितना हुआ, इससे जो सीक्वेंस बनेगी वो एपी होगी। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। ठीक है, ये मान लिया। अब दिया उसने कि थर्ड ईयर का प्रोडक्शन 600 है, थर्ड ईयर का प्रोडक्शन 600 है, A + 2D = 600 एंड सेवेंथ ईयर का 7वें वर्ष का प्रोडक्शन ये दिया। इससे आपको ये ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लो, आपका पहला आंसर आ गया। ए क्या था हम आपको बता चुके हैं, आपने माना ए बी द फर्स्ट टर्म। इसका मतलब ए फर्स्ट टर्म है, यानी जो फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ वो ए कहलाएगा। उसने यही तो पूछा है, फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, यानी ए की वैल्यू पूछी है। तो जो आप इनको सॉल्व करेंगे और जो ए की वैल्यू निकलेगी ना, ए की वैल्यू निकलेगी वो प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर होगा। अब उसने कहा फाइंड द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, 10वें वर्ष कितना उत्पादन हुआ, यानी हम A10 निकाल लेंगे। A10 होगा A + 9D, ये आपको घर से निकाल के लाना है। प्रोडक्शन इन 7 ईयर, 7 ईयर तक कितना प्रोडक्शन हुआ, यहाँ S7 निकालना है। नहीं समझ में आया कैसे, S7 7 पहले साल का प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का प्लस चौथा प्लस 5वां साल प्लस 6वां साल प्लस 7वें साल तक कुल प्रोडक्शन कितना हुआ। मान लो पहले साल 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, तो टोटल आप निकाल लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7। ऐसे ही आपको उसने पूछा है कि प्रोडक्शन इन 7 ईयर, 7 ईयर में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, तो हम S7 की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, S7। क्वेश्चन समझ में आया ना। आपको ने ए फर्स्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस आपको दिया था कि थर्ड ईयर में तीसरे वर्ष में 600 और सेवेंथ ईयर में 7वें वर्ष में 700 यूनिट टीवी का प्रोडक्शन हुआ। यानी आपको थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म दे दिया था। आप इनको सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये आप इससे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। फिर आप A10 फाइंड कर लेंगे, वो कहलाएगा प्रोडक्शन इन 10th ईयर।
और सम S7 फाइंड कर लेना आप। S7 7/2 2a + 7 - 1 × d कर लोगे ना, वो आएगा प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। 7 ईयर्स में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। इस प्रकार ये आप क्वेश्चन पूरा कर लेना, आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए, अ सम ऑफ 280 इज टू बी यूज्ड टू अवॉर्ड 4 प्राइसेस। हमारे पास 280 रुपीज़ हैं, इनका यूज़ हम काय में कर रहे हैं, 4 अवार्ड देने में कर रहे हैं। 4 अवार्ड देने में अ सम ऑफ 280, सम माने मनी, हमारे पास 280 रुपये का सम है, अर्थात 280 280 रुपये मनी है हमारे पास। इस टू बी यूज्ड टू अवार्ड 4 प्राइजेस। इसका उपयोग हम 4 पुरस्कारों में कर रहे हैं। 280 रुपये हैं, 280 रुपये के हमें 4 पुरस्कार हमें बांटना है। हमारे पास है टोटल 280 रुपये। कितने रुपये हमारे पास टोटल 280 रुपये है। हमारे पास सम कितना है, 280 रुपये का सम है। इसका उपयोग हम काय में कर रहे हैं, टू अवार्ड 4 प्राइजेस। हम इनको 280 रुपये से 4 प्राइजेस बनाना चाहते हैं, 4 पुरस्कार बनाना चाहते हैं। इफ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। जो फर्स्ट प्राइज लेट ए है, हमने मान लिया यदि फर्स्ट प्राइज ए है तो जो सेकंड प्राइज है ना वो प्रीसीडिंग प्राइज से 20 लेस है। माना हमने फर्स्ट प्राइज ए है तो सेकंड प्राइज क्या होगी, प्रीसीडिंग प्राइज से, यानी ए से 20 लेस। यदि हमने मान लिया लेट द फर्स्ट प्राइज VA, हमने मान लिया कि लेट द फर्स्ट प्राइज BA। बताइए तो वो क्या कह रहा, इफ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज 20 लेस देन। जब फर्स्ट प्राइज आपने ए मान ली है तो सेकंड क्या कह रहा, सेकंड है ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। जो सेकंड प्राइज है ना वो अपने से पहले वाली प्राइस से, फर्स्ट प्राइस से 20 लेस है। बताइए, सो सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, सेकंड प्राइस VA - 20। बताइए थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा, A - 40। उसने कहा ना कि जो सेकंड प्राइस है ना, सेकंड प्राइस वो प्रीसीडिंग प्राइस है ना उससे 20 लेस है, प्रीसीडिंग प्राइस ए से। हमने मान लिया ए बी द फर्स्ट, लेट द फर्स्ट प्राइस बी आर ए एंड सेकंड कितनी होगी, सेकंड प्राइस भी कितनी होगी एंड थर्ड कितनी होगी, और फोर्थ प्राइस क्या होगी, इससे भी 20 लेस है, प्रीसीडिंग से 20 लेस, यानी A - 60 होगी। फर्स्ट प्राइज भी A, आर ए है, ये रुपये A - 20 ये है। आपके पास टोटल सम कितना था, 280 थे। 280 से आपने क्या किया, एक फर्स्ट प्राइज ए बना लिया और फिर A - 20 सेकंड प्राइज बना लिया आपके पास, और थर्ड प्राइज ये बना लिया और फोर्थ प्राइज आपने ये बना लिया आपके पास। लेकिन आपके पास टोटल मनी तो टोटल सम आपके पास 280 है कि नहीं है, आपके पास टोटल सम 280 है। सो जो A + A - 20 प्लस A - 40 प्लस A - 60 इक्वल टू आ जाएगा आपका 280। आपने क्या किया था, आपने ये किया था कि हमने
जो हमारे पास टोटल सम था 280, टोटल सम 280 रुपये था। हमने क्या किया कि फर्स्ट प्राइज ए का बनाया, तो सेकंड क्या होगा, प्रीसीडिंग से 20 लेस यानी ए माइनस 20। थर्ड क्या होगा, प्रीसीडिंग से 20 लेस। फोर्थ क्या होगा, प्रीसीडिंग से 20 लेस। लेकिन आपने ये किससे बनाए थे, ये 280 से बनाए थे ना, तो इन सब का सम काय के इक्वल होगा, ठीक है, इन सब का सम 280 के इक्वल होगा। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये हो जाएगा 4a प्लस, आप देख वो माइनस, देखिए ये -60 और -60 -120 इक्वल टू 280 हो जाएगा। आप इस तरफ जाएंगे तो 4a इक्वल टू 400 आ जाएगा। कितना आएगा, 400। तो a इक्वल टू आएगा आपका 100। a इक्वल टू 100 का मतलब है फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज कितने की पड़ी, फर्स्ट प्राइज 100 रुपये की है। फर्स्ट प्राइज कितने की है, 100 रुपये की है। बताइए सेकंड प्राइस कितने की होगी, आप क्या करेंगे, 100 माइनस 20, यानी फर्स्ट प्राइस 100, सेकंड प्राइस 80 रुपये की होगी, थर्ड प्राइस 100 माइनस 40 60 की होगी, थर्ड प्राइस 100 माइनस 60 यानी 40 की होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। समझ में आया। फिर आपके बाद देखिए, द सम ऑफ 80 रुपीज इज टू बी यूज्ड टू अवॉर्डेड फोर प्राइसेस। हमारे पास टोटल 280 रुपये था, 280 रुपीज़ थे हमारे पास, हमने इनको 4 प्राइजेस में इनको हमें बांटना था, इससे हमें 4 प्राइजेस अवार्ड बनाने थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि जो फर्स्ट प्राइज़ है वो A रुपये की बना ली हमने, और सेकंड क्या है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो सेकंड प्राइज़ है ना वो प्रीसीडिंग से, इसके ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम थी। थर्ड प्राइस क्या होगी, इसके जस्ट पहले से 20 कम। फोर्थ क्या होगी, इससे 20 कम। बताइए इन, हाँ पास तो टोटल सम 280 था कि नहीं था, इन सब का सम क्या होगा, इन सब का सम 280 होगा। इससे हमें ए की वैल्यू आ जाएगी 100। ए हम यहाँ रख देंगे, ए की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो फर्स्ट प्राइज़, यहाँ कर देंगे तो सेकंड प्राइज़, यहाँ रख देंगे थर्ड, यहाँ रख देंगे फोर्थ प्राइज़। आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज़। प्रत्येक प्राइज़ की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप ए की वैल्यू यहाँ 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 रख देंगे तो आपको प्रत्येक प्राइज़ की वैल्यू आ जाएगी। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। एक क्वेश्चन आप ये देखिए, देखिए क्वेश्चन, एन एपी कंसिस्ट 37 टर्म्स। एक एपी में 37 टर्म्स हैं। एन एपी कंसिस्ट 37 टर्म्स। द सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म इज 225 and the sum of last 3 term is 429. Find the AP. AP फाइंड करना है। हमने क्वेश्चन दिया एन AP कंसिस्ट 37 टर्म्स, तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। गिवन दैट AP कंसिस्ट 37 टर्म्स, यहां पे लिख देंगे ऑड। 37 टर्म ऑड कहलाते ना। एक एपी, एन एपी कंसिस्ट 37 टर्म्स। एपी में टोटल टर्म्स कितने हैं, 37 हैं। एन एपी कंसिस्ट 37 टर्म्स। जो एपी है उसमें 37 टर्म्स हैं। बताइए 37 टर्म माने ऑड हैं। बताइए तो सो मिडिल टर्म क्या होगा, क्योंकि एपी में 37 टर्म्स हैं, सो मिडिल टर्म क्या होगा, तो मिडिल टर्म होगा, हमने आपको बताया था कि यदि एपी में 37 टर्म है तो मिडिल टर्म होगा 37 प्लस 1/2, 19th टर्म मिडिल टर्म होगा। एन एपी कंसिस्ट 37 टर्म्स।
एपी में 37 टर्म्स हैं, ठीक है, जो कि 37 ऑड कहलाता है। तो मिडिल टर्म क्या होगा? 37 प्लस 1/2 यानी 19th टर्म मिडिल टर्म होगा। लेकिन आपको दिया है एन एपी कंसिस्ट 37 टर्म, द सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म। तो बताइए, जब 19th टर्म मिडिल मोस्ट टर्म है, सो 18th टर्म, 19th टर्म एंड 20th टर्म be the 3 middle most term। हमने एन एपी कंसिस्ट 37 टर्म्स, एपी में कितने पद हैं? 37 टर्म्स हैं, तो 37 तो ऑड कहलाता, तो मिडिल टर्म क्या होगा? यदि n की वैल्यू ऑड है तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। आपको बताया था ना, यदि n इवन होता तो n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म मिडिल टर्म कहलाता। यहाँ पर ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ऑड है कि नहीं है? नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, इसलिए मिडिल टर्म n प्लस 1/19th टर्म मिडिल टर्म होगा। हाँ, लेकिन हमें क्या दिया? द सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म। जब 19th टर्म मिडिल टर्म है तो मिडिल मोस्ट टर्म क्या कहलाएंगे? मिडिल मोस्ट टर्म 18th, 19th एंड 20th टर्म भी 3 मिडिल मोस्ट टर्म कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? तो आप क्या दिया? द सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म इज 225, A18 प्लस A19 प्लस A20। सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म इज 225। मिडिल मोस्ट टर्म है ना, 19th टर्म मिडिल टर्म होगा, तो 3 मिडिल मोस्ट टर्म क्या होंगे? 18th, 19th और 20th टर्म विद द 3 मिडिल मोस्ट टर्म। क्या गिवन है? गिवन है द सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म इज, आपने पहले ये प्रूफ किया, 18th, 19th एंड 20th टर्म विद द 3 मिडिल मोस्ट टर्म। तो आपको दिया है सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म इज 225। तो जो मिडिल मोस्ट टर्म है ना, उनका सम 225 है। आप a प्लस 17d, a प्लस 18d प्लस a प्लस 19d इक्वल टू 225। आपको दिया है A18 माने a प्लस 17d, A19 a प्लस 18d, A20 a प्लस 19d का सम 225 है। अब a प्लस a हो जाएगा 3a। अब देखिए 17 और 18 35 में आपने ये जोड़ा तो हो जाएगा 54 प्लस 54d इक्वल टू 225। 17 और 18 35 प्लस 19 54 हो जाएगा। देखिए आप 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दे, डिवाइड बाई 3 बोथ द साइड क्या आएगा? a प्लस 3 1 द 3 8 द d प्लस 3 7 द 21, ठीक है, और 3 15 हो गया, 3 5 द 15। इस प्रकार से आपकी एक इक्वेशन आ गई। आपको समझ में आ गया कि द सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म 19th टर्म मिडिल टर्म होगा, तो 3 मिडिल मोस्ट टर्म 18th, 19th एंड 20th टर्म होंगे, उनका सम इतना दिया था। अब आप अगली शर्त पढ़िए, द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इज, बताइए एन ए पी कंसिस्ट 37 टर्म्स है ना। बताइए तो सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स क्या होंगे? एंड गिवन सम ऑफ लास्ट, एक तो होगा A35 प्लस A36 प्लस एक होगा A37
इनका सम 429 है। अब आप क्या करना, इसे लिख देना a + 34d, a + 35d, a + 36d इक्वल टू इतना। इससे आपको a और d के रूप में एक इक्वेशन और मिल जाएगी। एक a और d के रूप में इक्वेशन ये है। आप इन दो को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड कर लेना। जब a और d की वैल्यू आ जाएगी तो आप रखना a + d, a + 2d, a + 3d सो ऑन। इसमें आप a और d की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको AP प्राप्त हो जाएगी। सेकंड कंडीशन देखिए, सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स। बताइए, जब 37 टर्म है AP में तो लास्ट 3 टर्म्स यही तो होंगे, 35th टर्म, 36th टर्म एंड 37 टर्म। सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इज इतना। इसको लिख देना a + 36d, a + 35d, a + 36d। आप कर लेंगे ना, a + 34d लिखना है ऐसे, ठीक है। आप हल करना, इससे a और d के रूप में आपको एक इक्वेशन मिलेगी। एक a और d के रूप में इक्वेशन ये है, आपने सॉल्व करना, इससे आपको a और d की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि आपको AP फाइंड करना है, a और d की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे। यहाँ पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, और ये आपको AP प्राप्त हो जाएगी। आप ये क्वेश्चन भी उतार लीजिए और अगला क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ all 11 terms of an AP whose middle term is 30। all 11 मतलब टोटल 11 टर्म्स हैं, गिवन है AP कंसिस्ट 11 टर्म्स। आपको उसने बोला ना फाइंड द सम ऑफ all 11। all 11 टोटल टर्म्स 11 हैं, गिवन है। आपको यहाँ पे देखें, गिवन AP कंसिस्ट 11 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स, यानी उसने कुल कह दिया कि टोटल 11 सम टर्म्स हैं AP के, उनका सम फाइंड करिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन AP। ये आपको दिया है, गिवन AP कंसिस्ट 11 टर्म्स, ठीक है। हुज मिडिल टर्म इज 30। AP में कितने पद हैं टोटल? AP में टोटल 11 टर्म हैं, 11 टर्म हैं AP में। AP कंसिस्ट 11 टर्म ये दिया है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म, उसने कहा सभी 11 टर्म का सम फाइंड करिए। हमने मान लिया लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक। अब बताइए, गिवन है AP कंसिस्ट 11 टर्म, उसने हमें दिया हुज मिडिल टर्म इज 30। देखिए, जब हमें पता है AP कंसिस्ट 11 टर्म, जब AP में टोटल 11 टर्म्स हैं जो कि ऑड है, देन मिडिल टर्म क्या होगा? देन मिडिल टर्म होगा n+1/2th टर्म, ठीक है। अब आप देखिए, n है 11 + 1/2, 12/2 इक्वल टू 6 टर्म मिडिल टर्म होगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म, उसने कहा सभी 11 टर्म्स का सम फाइंड करिए। यानी उसने कह दिया AP में AP कंसिस्ट 11 टर्म, उसने ये दे दिया कि AP में टोटल 11 टर्म्स हैं, 11 तो ऑड होता ना। तो फिर उसने दिया कि हुज मिडिल टर्म इज 30। तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे, यदि AP कंसिस्ट 11 टर्म, यदि AP में 11 टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? तो आया उत्तर, आंसर आया कि मिडिल टर्म 6 टर्म मिडिल टर्म होगा। लेकिन बट गिवन हमें तो दिया है, क्या दिया है? मिडिल टर्म इज 30, मिडिल टर्म इज 30 है। हमें पता है मिडिल टर्म कितना है, 6 टर्म मिडिल टर्म होगा, लेकिन वो तो कह रहा है मिडिल टर्म इज 30 है, यानी 6 टर्म इक्वल टू 30, A + 5D इक्वल टू 30, इक्वेशन 1। फिर देखिए आप, उसने कहा फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स,
ठीक है, हुज मिडिल टर्म इज 30। मिडिल टर्म आपको दिया है 30 है। अगर मिडिल टर्म 30 है, उसने कहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म। हमें मिडिल टर्म 30 दिया था। जब AP कंसिस्ट 11 टर्म्स, जब AP में 11 टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म क्या होगा? 6 टर्म मिडिल टर्म होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं मिडिल टर्म 30 है। इससे आपको एक इक्वेशन मिल गई, a + 5d = 30। आपको इक्वेशन मिल गई। आपको फाइंड करना है सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स। सो S11 फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स। सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स, 11 टर्म्स का सम फाइंड करना है। 11/2 2a + 11 - 1 × d। 11/2 2a + 11 - 1 × d। 11/2 2 कॉमन ले लीजिए, a + 5d, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11। a + 5d की वैल्यू आपको 30 दी है। 11 3 30 आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ AP। आप AP के टोटल 11 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए। हुज मिडिल टर्म इज 30। हमने देखा कि AP कंसिस्ट 11 टर्म्स, जो कि ऑड है, तो मिडिल टर्म्स क्या होगा? 11 + 1/6 6 टर्म होगा, वो मिडिल टर्म होगा। बट गिवन मिडिल टर्म इज 30, यानी 6 टर्म इज 30। इससे एक इक्वेशन मिल गई आपको। इससे आपको एक इक्वेशन मिल गई। आपको तो उसने कहा था फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म। आपको S11 फाइंड करना था। S11 फाइंड करना था तो आप S11 11/2 2a + 11 - 1 × d। इससे 2 कॉमन आया। a + 5d की वैल्यू वहाँ दी थी, ये 30 रख दी हमने। 11 × 30। इस क्वेश्चन को आप बता लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, ये अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन AP आर S1 S2 S3 रिस्पेक्टिवली। जो AP है ना, AP के n टर्म्स का सम S1 है, 2n टर्म का सम S2 है और 3n टर्म्स का सम S3 है। द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन AP आर S1 S2 S3 रिस्पेक्टिवली। AP के n टर्म्स का सम S1 है, 2n टर्म्स का सम S2 है, 3n टर्म्स का सम S3 है। प्रूव दैट। इतना तो हमने मान लिया। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। सो बताइए S1 क्या है? S1 है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। बताइए AP S1 है AP सम ऑफ S1 = सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन AP। S1 = n/2 सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? n/2 2a + n - 1 × d। ये आपका S1 आ गया। S2 क्या है? सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ गिवन AP। ठीक है, S2 है सम ऑफ 2n टर्म्स, 2n/2 2n सम ऑफ 2n टर्म्स क्या होगा? 2n/2 2a + 2n - 1 × d। 2n टर्म्स का सम आ गया, S2 आ गया। और S3 क्या है? 3n टर्म, सम ऑफ 3n टर्म्स। डायरेक्ट लिखे दे रहे, 3n/2 2a + 3n - 1 × d। S3 है सम ऑफ 3n टर्म्स, S2 है सम ऑफ 2n टर्म्स, जिसका फर्स्ट टर्म A दिया और कॉमन डिफरेंस D दिया।
सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ गिवन एपी, गिवन एपी माने जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। सम ऑफ टू एन टर्म्स ऑफ गिवन एपी, गिवन एपी का मतलब हो गया जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। इसी प्रकार S3 निकाल लिया, आपको दिया था S1 सम ऑफ एन टर्म्स, S2 सम ऑफ टू एन टर्म्स, S3 सम ऑफ थ्री एन टर्म्स, आपको ये दिया था। अब आपको प्रूफ करना था, प्रूफ करना है S3 इक्वल टू 3, S2 माइनस S1। हम RHS ले लेंगे। RHS क्या है आपका? 3 S2 माइनस S1। अब हम S2 और S1 की वैल्यू पुट कर देंगे। 3 देखिए S2 कितना है? S2 है 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने आपका S3 रख दिया, माइनस S1 है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है S3 और ये है S1। आप देखिए 3 एज इट इज लिख दिया। आप देखिए इसमें n/2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में आ रहा ना, n/2 हमने कॉमन ले लिया। n/2 हमने 3 पहले का था बाहर, n/2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या हो जाए 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी बचा, और यहाँ पे n/2 कॉमन ले लिया, माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बचा। देख लिया होगा। यहाँ पे 3n/2 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4a प्लस 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू डी। 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ब्रैकेट तोड़ दिया अपन ने, -2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब हमने देखा 3n/2 4a माइनस 2a कर देंगे तो 2a आ जाएगा। अब इन दोनों में आप देखिए d कॉमन आ रहा, हमने d कॉमन ले लिया। देखिए d कॉमन लेने के बाद यहाँ से क्या बचा? 4n माइनस 1। क्या बचा? 4n माइनस 2 बचा। 4n माइनस 2 d कॉमन लेने से यहाँ से बचा 4n माइनस 2, और यहाँ d कॉमन ले लिया तो बचा -n प्लस 1, ब्रैकेट तोड़ दिया, -n प्लस 1। समझ में आया? ये ऐसा छोटा कोष्टक लगाइए यहाँ पे। अब 3n/2 2a प्लस d, देखिए इसमें ऐसे माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 3n माइनस 1 बचेगा, 3n और -2 प्लस 1 तो -1 बचेगा, इंटू डी पीछे लिख दिया। बताइए 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी को, 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी को, इतने को आप S3 लिख सकते कि नहीं? इक्वल टू आपने इसको 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी को आप S3 लिख सकते। तो हमने इतने को क्या लिख दिया? S3। देखिए ये आपने RHS लेके चले थे और प्रूफ हो गया, इक्वल टू S3 क्या है अपना? LHS है। देखिए S2 की वैल्यू, S1 की वैल्यू हमने फिर देखा, n/2 कॉमन 2 इंटू इतना बचा, यहाँ पे इतना बचा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, 4a माइनस 2a आ गया, इन दो में d कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 4n माइनस 2 बचा था, यहाँ से -n प्लस 1 बचा था। d कॉमन लेने के बाद ये बचा 3n, ये बचा -1। इतने को आप S3 लिख सकते हैं। ये है आपका RHS, LHS S3 था। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन भी उतार सकते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। देखिए आप इस पार्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इस प्रकार से आपका 18th पार्ट समाप्त हो गया। अब अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। आप इस पार्ट को थोड़ा समझ के करिए, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है कैलकुलेशन में, ठीक है, और क्वेश्चन समझने में। हमने कई बार क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया, इसीलिए समझ गए ना। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और अगला पार्ट, अब अगले पार्ट में आए क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।